नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। अभी चर्चा, सबका ध्यान जो है वो इजराइल फिलिस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई है उस पे है। तो जो हो रहा है वो तो आप लोगों को मीडिया भी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, अखबारों में भी आ रहा है और व्हाट्सएप से लेकर के ट्विटर तक भरा पड़ा है। तो जानकारियां तो आप लोगों को बेसिक हैं ही, तो इस पे बहुत ज़्यादा अभी बात नहीं करते हैं। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ है, तो या कौन से लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं या इसमें शामिल हैं। तो आप अगर ध्यान देंगे तो हुआ ये कि अचानक से मिडिल ईस्ट में या गल्फ कंट्रीज़ के अंदर और इजराइल के बीच में जो एक दीवार थी, जो एक इनके बीच में तनावपूर्ण रिश्ता हुआ करता था, और उसके कारण क्या है कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो एक परमानेंट टेंशन के माहौल में रहता था, एक दुश्मनी बनी हुई थी। यहाँ तक कि मतलब बहुत सी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इजराइल को रिकग्नाइज ही नहीं करते थे एज ए कंट्री। इजराइल की जो फ्लाइट्स हैं वो मैक्सिमम इन कंट्रीज के ऊपर से फ्लाई करना अलाउड वो टेंशन क्या ऑलमोस्ट एक निश्चित रूप से दुश्मनी वाला माहौल। फिर अचानक ऐसा होता है कि आप देखेंगे ट्रंप साहब के दौर में एक अब्राहम अकॉर्ड्स करके एक समझौता, एक डील फाइनल की जाती है, और अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद से ये सिचुएशन बनने लगती है कि अरब कंट्रीज जो हैं, सऊदी अरब डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन अदर अरब कंट्रीज, यूएई, इनका इजराइल के साथ एक रिलेशनशिप बनना शुरू होता है और संबंधों को नॉर्मलाइज करने की दिशा में बात करना शुरू करते हैं। ये चीज आगे बढ़ती है थोड़ा, वहाँ पे और फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होते हैं। और अभी हाल में भारत ने G20 समिट में जो है वहाँ पे एक आईमेक करके कॉरिडोर की बात होती है। आईमेक कॉरिडोर क्या है? तो आईमेक कॉरिडोर में इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर एक उसकी बात होती है, जिसमें भारत के वेस्टर्न साइड से, मतलब मुंबई और गुजरात के जो पोर्ट्स हैं वहाँ से मटेरियल को मूव किया जाएगा मिडिल ईस्ट में। ये जो दुबई, सऊदी अरब, ये इस टाइप के जो पोर्ट्स हैं इन पे वहाँ से थ्रू रेल इसको पूरा लैंड को क्रॉस कराया जाएगा और उसके बाद ये इजराइल की तरफ जाएगा। इजराइल में हाइफा पोर्ट वगैरह जो हैं वहाँ से इसको वापस शिप पे डाल करके यूरोप में भेजा जाएगा। तो ये एक शॉर्ट रूट के रूप में दिया गया सॉल्यूशन। और क्योंकि सुएज कैनाल में काफ़ी कंजेशन रहता है और काफ़ी शिप्स वहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो इसका एक ऑल्टरनेट के रूप में इसको लाया गया। वायबल था, सब कुछ था। और इसमें एक ऑप्शन ये आ जाता है कि जैसे इंडिया से सेमी फिनिश्ड कोई प्रोडक्ट है वो चला गया और मिडिल ईस्ट में अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन्स बन गई और वहाँ पे वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो जा करके फिनिश हो रहा है, पैकेज हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से ग्रेडिंग हो रही, सब कुछ हो रहा और फिर वहाँ से वो आगे भेजा जा रहा। तो इसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। ऐसे ही इंडिया और इजराइल के बीच में अगर कोई दो कंपनीज का कोई टेक्निकल कोलैबोरेशन है तो कुछ पार्ट यहाँ से बन करके चला गया और इस कॉरिडोर के थ्रू इजराइल पहुँच गया। इजराइल में बाकी का कंपोनेंट्स उन्होंने फिक्स किया, उस प्रोडक्ट को कंप्लीट किया और आगे शिप कर दिया। बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की उम्मीद थी और सब कुछ था। इसमें इंडिया के कोऑपरेशन में आने से और इंडिया के इन कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप होने लगे थे, सब कुछ था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स टाइप की बात हो रही थी। इंडिया, यूएई ने रुपी में ट्रेड की बात शुरू कर दी थी और रुपी में एक बड़ी ऑयल डील कर भी दी थी इंडिया ने। ये सारे चेंजेस हो रहे थे। अच्छा, अब इसमें अगर आपको याद हो तो एक कॉरिडोर की कॉन्सेप्ट चाइना की है, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बात अलग है कि समंदर पे जो कॉरिडोर मतलब
शिप से मूवमेंट होना है उसको वो रोड बुलाते हैं, और जो ज़मीन पे या रेल से होना है उसको वो बेल्ट बुलाते हैं। तो चाइनीज़ का अलग दिमाग चलता है। तो बहरहाल वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया था, और वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उन्होंने पता नहीं अजीबोगरीब तरीके से, उसका कुछ हिस्सा अफ्रीका में चल रहा, कुछ हिस्सा एशिया में चल रहा, कुछ हिस्से के लिए यूरोप की बात वो कर रहे हैं, जहाँ यूरोप की आधी से ज़्यादा कंट्रीज उनके साथ काम करने को तैयार नहीं। सेंट्रल एशिया में कोई कंट्री तैयार है, कोई नहीं तैयार है, कहीं वो म्यांमार में काम कर रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान भी उसको लेकर के आ रहे हैं। वो मतलब उस कॉरिडोर का कुछ सिर पैर समझ में नहीं आ रहा। वो पूरी दुनिया में वो एक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं और अलग अलग टुकड़ों में बना रहे हैं, लेकिन उस कॉरिडोर की पूरी एक दूसरे से कनेक्टिविटी का कुछ अभी अता पता नहीं। बहरहाल इस पे 200 बिलियन 150 बिलियन डॉलर के आसपास कुछ चाइना डुबो चुका है। तो अच्छा खासा पैसा ये लोग लगा चुके हैं, जिसमें 40-50 बिलियन डॉलर तो मेरे ख्याल से अकेले पाकिस्तान में डुबो दिया इन्होंने। और अभी हाल की खबर आई कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने जयराम जी की कर दी है कि भाई अब हम इसके आगे इसको काम नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तानियों ने उनको इतना बुरी तरह लूटा है कि चीनियों को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसे गए कहाँ। अब वो बोलते हैं कि जो बना था वो उसका क्या हुआ, तो वो पाकिस्तानी बोलते हैं वो तो बाढ़ आई थी बह गया, अब फिर से बनाओ, चलो रोड बनाते हैं, डैम बनाते हैं, तो बाढ़ में तो सब बह गया। तो वो चाइनीज़ को वो पल्ले नहीं पड़ रहा है कि यार ये हो क्या रहा है। खैर बहरहाल चाइना के लिए एक ये बुरी खबर थी कि इंडिया और मिडिल ईस्ट मिल करके एक, और इसराइल मिल करके एक कॉरिडोर बना रहे हैं, और वो बड़ा शॉर्ट सा, सीधा सा, सिंपल सा, स्वीट सा कॉरिडोर है जो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप नक्शा उठा के देखेंगे बॉम्बे की साइड से, तो बॉम्बे की साइड से एक समंदर, ये जो आपका अरब सी है, इसको क्रॉस करिए, सामने पूरा मिडिल ईस्ट पड़ा हुआ है। आप किसी भी पोर्ट पे जाकर के शिप लगाइए, शिप से उतारिए, वहाँ पे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन पे डालिए और उसको पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी ले जाइए आप। चाहे वो इजिप्ट जाना है, चाहे उसको जॉर्डन जाना है, चाहे उसको ये क्या बोलते हैं इराक होते हुए कहीं जाना है, और अल्टीमेटली उसको इसराइल ले जा सकते हैं, इसराइल के पोर्ट से जा सकता है। तो वहाँ के भी सारे पोर्ट्स जो हैं उनको काफ़ी बिजनेस मिल सकता है। ये विन विन सिचुएशन थी और सारी कंट्रीज के लिए अच्छा था। वेयर एज BRI का जो प्रोजेक्ट था उसमें जो चाइना कर रहा था, उसमें जो भी कुछ बेनिफिट्स थे, अगर थोड़े बहुत थे भी, तो ज़्यादातर चाइना के लिए थे। उसमें दूसरी कंट्रीज के लिए कुछ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं। तो चाइना इस मामले में एक थोड़ा सा परेशान पार्टी दिखाई देता है। ठीक है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है इसराइल के साथ, ये पूरी पीस को, वहाँ की और सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करके और वापस से वो एक तनाव और एक टेंशन पैदा करने की पूरी प्लानिंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो लगातार काफ़ी वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, वीडियोस बड़े ब्रुटैलिटी के, किस तरीके से औरतों को, बच्चियों को, लोगों को, सैनिकों को इसराइल के मारा जा रहा है, मरे हुए डेड बॉडीज हैं सैनिकों की, उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं, जो मतलब कुल मिला के जैसे आईसिस ने किया था एक ज़माने में, कि खतरनाक टाइप की हरकतें करके और उनके वीडियोस बना करके दुनिया में फैलाए। इसका पर्पज़ ये होता है कि एक तो दहशत फैलाना, दहशत फैलाने के अलावा क्या होता है कि दोनों साइड में भावनाओं को एकदम से उबाल पे ले आना, ताकि स्थिति और भड़के और बुरा हो। क्योंकि अब जब ये वाली वीडियोस आने लगे हैं तो इसराइल के अलावा भी दुनिया के दो और देश जो हैं इसको न सिर्फ कंडेम कर रहे हैं वो बल्कि इसराइल को और इजरायली डिफेंस फोर्स को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इसी तरह की के एक ब्रूटल एक्सरसाइज शुरू कर दो। तो कुल मिलाकर के मतलब वो पूरा प्लान दिख रहा है कि एक भावनाएं भड़काई जाएं और किसी तरीके से, और हमास ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि इजराइल भी इसी तरह से एकदम क्रूर जवाबी कार्रवाई करे और फिर वो उसके भी वीडियो बना करके विक्टिम कार्ड खेले। हमास को अपने यहाँ जो लोग हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, और वो बिल्कुल प्रोफेशनल एक फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री टाइप से चलती है हमास,
उनके पास अपने कैमरामैन हैं, सब कुछ है, उन्हें बहुत अच्छे से अंदाज़ा रहता है कि इजराइल अब कौन सी बिल्डिंग को हिट करेगा, क्या करेगा। और वो बकायदा आप देखेंगे अभी जो इजराइल की जो जवाबी कार्रवाई हो रही है हमास की टेरिटरी में, गाजा स्ट्रिप के अंदर, वहां पे भी बिल्डिंग उड़ाने के वीडियोस जो हैं, अब इजरायली तो बना नहीं रहे हैं, वो वीडियो हमास के लोग ही बना रहे हैं। और वो बिल्कुल परफेक्ट एंगल पे बैठे हुए हैं, कैमरा लेकर के, मिसाइल स्ट्राइक हो रही है, बिल्डिंग धमाके से उड़ रही है, दो दो तीन तीन एंगल से उसके वीडियोस बन के तुरंत बाहर आ रहे हैं। हमास ये शुरू से करती है, उनको बहुत अच्छे से इसकी हैबिट है, प्रैक्टिस है, वो पूरा हर चीज़ को कैप्चर करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फोटोज बनाते हैं और दुनिया भर में फैलाते हैं कि जी हम तो बहुत बड़े विक्टिम हैं और हमारे साथ तो बहुत बुरा कर रहा है इजराइल। लेकिन अभी हुआ ये है, दुनिया भर की कैपिटल्स हैं, बगदाद में प्रो पैलेस्टाइन प्रदर्शन शुरू हुए हैं, लोग झंडे वंडे लेके पैलेस्टाइन के बगदाद में घूम रहे हैं, यमन में घूम रहे हैं, इराक में घूम रही है, क्या बोलते, ईरान में तो मतलब पटाखे टाखे चला करके सेलिब्रेशन चल रहा है, ऐसे ही बहरीन में हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हर अरब कंट्री में ये कहानी शुरू है। अब वहाँ की पब्लिक जो है वो रिलीजियस सेंटीमेंट के चक्कर में पैलेस्टाइनियंस के साथ में लगी हुई है। ये हमारे बाजू में जो भिखमंगे लोग हैं, ये भी खुद के आटे की उनको अता पता नहीं है, लेकिन वो भी ये सब चालू है कि भाई बहुत शानदार काम किया है पैलेस्टीनियंस ने, ऐसा है वैसा है। अब हमास ने बड़ा ओपनली ये बोला कि हमको ईरान से सपोर्ट हो रहा है, हमको ईरान से सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि हमको डमास्कस के एयरपोर्ट के थ्रू ये जो रॉकेट्स हमने फायर किए हैं ये भी ईरान ने भेजे हैं। अब उन्होंने बोला है कि 5,000 रॉकेट्स हमने फायर किए हैं। हमास का ये कहना है कि हमारे पास अभी स्टॉक में 1 लाख रॉकेट हैं, उसमें से मतलब अभी उन्होंने 5,000 फायर किए हैं, तो अभी उनके पास बहुत फायर पावर बाकी है। और कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट इनको दी गई है, जिसके कारण ईरान, ये इजराइल के जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इन्होंने ना सिर्फ ओवरवेल्म किया है, उसको कई जगह बीट भी किया है। तो वो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की इन लोगों ने या कैसे किया है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वो स्थिति भी सामने दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा हम लोग इससे पीछे चलते हैं कि क्या हुआ। तो अभी कुछ महीने पहले की एक खबर है कि बाइडेन सरकार का ईरान के साथ कुछ समझौता हुआ था। समझौता ये हुआ था एक्चुअली कि ईरान के पास अमेरिका के कुछ प्रिजनर्स थे, कुछ अमेरिकी नागरिकों को ईरान ने गिरफ्तार करके रखा हुआ था अपने जेलों में। अमेरिका काफ़ी समय से उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और अमेरिका के ऊपर काफ़ी दबाव भी था कि आप छुड़वाइए इनको, अमेरिकन लोगों का ही ऑब्वियसली दबाव था। तो उसको लेकर के कुछ समझौता हुआ। अच्छा, अमेरिका ने इनके काफ़ी पैसे इधर उधर जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के बैंकिंग के पैसे थे वो जब्त किए हुए थे, तो वो कुछ समझौता हुआ है जिसमें इन्होंने, ईरान वालों ने उनके कैदी छोड़े हैं, बदले में अमेरिका ने इनके $6 बिलियन इनको वापस दिए हैं। और क्या उस $6 बिलियन में से कुछ हिस्सा निकाल करके ईरान ने ये जो पूरी हमास की हरकतें हैं इसको फाइनेंस किया है? क्योंकि वैसे भी ऑफिशियली ईरान हर साल हमास को $100 मिलियन देता है, ऐसे ही 200-300 मिलियन कतर देता है। तो क्या कहीं ईरान ने, अमेरिका ने जो पैसा रिलीज किया उसको यूज़ करते हुए हमास को फाइनेंसिंग की है? दूसरी चीज़, हमास का एक वीडियो आया है जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि यूक्रेन में जो अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हथियार सप्लाई किए थे उनमें से काफ़ी हथियारों की सप्लाई इनको हुई है, जो कि यूक्रेनियंस ने ब्लैक मार्केट में बेच दिए। जो हम लोग बहुत शुरू से बोल रहे हैं कि यूक्रेन वाले हथियार, आधे से ज़्यादा हथियार ब्लैक मार्केट में खुलेआम बेच रहे हैं।
ये रशिया ने भी बोला था, जब रशिया ने तो बिल्कुल बाकायदा बॉक्स पैक नए हथियार जो थे ये अमेरिकन वेपन्स वगैरह, ये अपने यहाँ उन्होंने एक हथियार की प्रदर्शनी लगाई थी, तो उसमें एक सेक्शन ही लगा दिया था कि ये अमेरिकन हथियार है भाई, और उनके कंपैरिजन में देख लो हमारे रशियन वेपन्स। तो वो अमेरिकन हथियार के लिए बाकायदा उन्होंने जो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बोर्ड लिखा था, उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा था कि ये हथियार हमने यूक्रेन को जो आए थे वो हमने ब्लैक मार्केट से खरीदे हैं। तो ये हालत थी कि रशिया तक यूक्रेन के ब्लैक मार्केट से हथियार खरीद रहा था। हमास वालों ने भी यही बोला है, और चांसेस हैं कि वो भी इजराइल ने उनको परचेज करके वहां से सप्लाई किए हैं, ईरान ने, सॉरी। तो एक हाथ तो इसमें ईरान का दिख रहा है, जो कि हमास खुद बोल रही है कि ईरान हमें खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, और ईरान का ट्रेडिशनली एक स्टैंड रहा है, वो हमास को सपोर्ट करते हैं, वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं, और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ईरान के ऊपर אזרחי ישראל, टारगेट करना אנחנו चाहती है। במלחמה, לא במבצע, क्या לא בסבבים, अमेरिका במלחמה. ने जो पैसे रिलीज הבוקר किए חמאס פתח ईरान במתקפת की פתע कैपेसिटी רצחנית बढ़ाने की, נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. कैंपेन को फाइनेंस אנחנו कर בתוך सके, זה फंड कर משעות सके। הבוקר המוקדמות. नहीं, अमेरिका כינסתי את ראשי מערכת वही הביטחון, कर रहा है। הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. सोफिस्टिकेटेड टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं होती है, और एक बार फायर हो गया वो जाएगा अपने हिसाब से, वो दिवाली के पटाखे टाइप की चीज़ होती है। लेकिन ये है कि हाँ, उसका इन लोगों ने इतना रिफाइनमेंट कर दिया है कि वो उसको बाकायदा जहाँ गिराना है वो वहाँ गिरा लेते हैं, निशाना उसका उस हिसाब से वो कर लेते हैं। तो वो एक इफेक्टिव चीज़ है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, वो जब इन रॉकेटों को मारने के लिए एक मिसाइल फायर करता है, तो वो एक मिसाइल जो है वो $1 लाख की होती है, मतलब 25 से 30 लाख रुपए की। और ये जो रॉकेट होते हैं ये होते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा $1-2 लाख रुपए के। अब ये लोग फायर कर रहे हैं 5-5 हजार रॉकेट। अब वो उसमें से मान लीजिए अगर 70-80% भी हिट कर रहा है इजराइल, तो भी 5,000 में से 1,000 रॉकेट तो निशाने पे गिर ही रहे हैं, और पर्पस इनका पूरा हो रहा है। अब 1,000 रॉकेट गिर गए तो 1,000 घर तो तबाह हो गए, उसमें तो लोग मारे जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा नुकसान। तो ये एक बहुत पेचीदा सा खेल है, इसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी सहमति है। जैसे ईरान अगर कुछ कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं रशिया का सपोर्ट है ना। अच्छा, वेस्टर्न कंट्रीज वो यूक्रेन से पल्ला झाड़ना चाहती हैं, तो वो भी चाहती हैं कि एक दूसरा कोई फ्रंट खुल जाए और हम लोग उधर शिफ्ट हो जाएं और धीरे से यूक्रेन वाला चैप्टर ख़त्म कर दिया जाए। रशिया भी चाहता है कि ये लोग यूक्रेन के ऊपर से फोकस हटा करके शिफ्ट करें, हमने जो एरिया जीता बीता हुआ है यूक्रेन में हम उसको निपटा के अपना कब्जा बना बुनू के ख़त्म करें। तो वो एक रीजनिंग है कि अब यूक्रेन से ध्यान हटाना है, और मिडिल ईस्ट जो है वो एक सेफ बेट है अमेरिका के लिए। सेफ इसलिए है कि अमेरिका ट्रेडिशनली लड़ाई झगड़े के मामले में इजराइल को सपोर्ट करता है, और अनलाइक यूक्रेन, इजराइल अपने आप में काफ़ी सक्षम और मजबूत देश है, तो वहाँ पे हारने की और बेइज्जती होने की कोई ज़्यादा चांस है नहीं अमेरिका के लिए, जैसी यूक्रेन में इस समय बनी हुई है कि वो रशिया के सामने यूक्रेन की हालत ख़राब है, हार रहा है। तो एक तरीके से छवि किसकी खराब हो रही है? अमेरिका की खराब हो रही है कि तुम्हारे इतने सपोर्ट के बाद भी रशिया जीत रहा है और यूक्रेन हार रहा है। तो अच्छा, दूसरा, अगर ये मिडिल ईस्ट और इजराइल का समझौता हो जाता है और बातचीत हो जाती है और ये लोग सब नॉर्मल हो जाते हैं, यहाँ से टेंशन्स खत्म हो जाती हैं, तो इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट ये होगा कि ऑयल का ट्रेड डॉलर से हटके अलग अलग करेंसीज में और गुड्स में होने लगेगा। इसका मतलब है कि डॉलर की जो हेजेमनी है वो खत्म होने लगेगी, डॉलर की वैल्यू खत्म होने लगेगी, और डॉलर की वैल्यू खत्म होने लगी तो
अमेरिका का कोलैप्स निश्चित है, फिर अमेरिका के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ों की तरफ इशारा कर रही हैं, और आगे देखना होगा कि होता क्या है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये रातों रात हुआ है, ये जो चीज़ है जिस तरीके से हुआ है ये प्रॉपर मिलिट्री लेवल की प्लानिंग है। ये हमास अपने दम पे नहीं कर सकता है। उनको वो पैराग्लाइडर्स कहाँ से मिल गए जो वो छोटा सा एक पैराशूट के नीचे एक मोटर लगा करके उड़ाते रहते हैं, वो इक्विपमेंट और वो बाकी सारी चीज़ें इनको पहुंचाई गई, उस पर ट्रेनिंग दी गई, ये लोग सीख साख के आए। तब हुआ कि अचानक वो एक आदमी उड़ा रहा है, उसके साथ में एक आदमी बैठा हुआ है और वो नीचे गन से फायरिंग कर रहा है लोगों के ऊपर। तो ये चीज़ की गई। समंदर से लोग अंदर घुसे और इजराइल के ऊपर हमला किया, तो वो भी कहाँ से घूम घाम करके सी से मतलब आए, क्योंकि गाज़ा स्ट्रिप को अगर आप नक्शे में देखेंगे तो गाज़ा वालों के पास सी का एक्सेस नहीं है। तो ये कहाँ से निकल करके दूसरी कंट्री में जा करके और घूम करके मोटर बोट से दूसरी साइड से इजराइल में एंट्री किए हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और उसके बाद तीसरा लैंड से अटैक हुआ है, बाइक्स लेकर के आए हैं, ट्रैक्टर लेके आए हैं, बुलडोज़र लेकर के आए हैं, फेंस तोड़ करके घुसे हुए हैं और बहुत बड़े एरिया में तेज़ी से फैल गए हैं। किन किन जो गांव कहलाते हैं इनके किबुत्ज़ या क्या कहते हैं ये लोग इजरायलीज, तो उनमें हमला करना है, कैसे करना है, पूरा एक सोचा समझा प्लान किया हुआ अटैक है और 24 घंटे के अंदर किया गया है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मुंबई अटैक हुआ था कि उनको पता था कि हमें लैंड कहाँ करना है, वहाँ से हमको किस किस डायरेक्शन में जाना है और क्या क्या करना है, हमारे टारगेट्स क्या हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप मुंबई का अटैक देखेंगे और ये देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, और अंधाधुंध किलिंग करनी है हमको सिविलियंस की। हाँ, इस बार ये भी किया इन लोगों ने कि खुद उसके फोटोग्राफ्स और वीडियोस बना करके और वायरल भी कर रहे हैं साथ के साथ। तो वो वीडियोस और फोटोग्राफ्स भी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये लग रहा है जैसे कि एक टेलीविज़न प्रोग्राम टाइप का इन लोगों ने प्लान किया हुआ है कि बनाते जा रहे हैं, शूट करते जा रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे भयावह वीडियोस भी आ रहे हैं कि वो देखे नहीं जा सकते हैं, शेयर नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे हम भी आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आत्मा कांप जाए इस तरह के मतलब लोगों के गला काटते हुए और इस टाइप की चीज़ें वीडियो पे जो आईसिस करता था, एग्जैक्टली उस टाइप के खतरनाक वीडियोस इन्होंने बना बना के डाले हुए हैं। इजराइल के साथ समस्या ये है कि इजराइल इसको हल्के में नहीं ले सकता, उसको एक तगड़ा जवाब देना है और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, देंगे। जब वो तगड़ा जवाब देंगे ये लोग फिर वीडियो बनाएंगे, फिर फोटो बनाएंगे और फिर दुनिया में फैलाएंगे और फिर नफरतों को बढ़ाएंगे पूरी दुनिया में। जो इस्लामिक पॉपुलेशन है जहाँ भी है, मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा भी वो लोग जहाँ पे हैं, तो वो लोग एक विक्टिमहुड वाला जो चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा उनका कि वो लो जी देखो हमारे साथ ये हो रहा है। तो वो दैट होल थिंग विल अगेन स्टार्ट प्लेइंग और वो बढ़ने लगेगा। तो जो हम लोग आज से 8-10 साल पहले की स्थिति में थे, वी आर गोइंग बैक इनटू दैट सिचुएशन। यहाँ पे अब मैं जो लगातार आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, जो भी मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं उनको भी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई अगले 2-3 दिन देखने वाले हैं। अगले 2-3 दिनों में क्या होता है। एक इमीडिएट जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि अब साउथ में इन्होंने गाज़ा में साउथ इजराइल पे हमला किया है। अब एक लेबनान की तरफ से बात आ रही है कि हिजबुल्ला जो है वो नॉर्थ से हमला करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने नॉर्थ में इजराइल के कुछ रेडार स्टेशंस उड़ा दिए हैं, जिसके कारण इजराइल को इंटेलिजेंस नहीं मिल रही है। इजिप्ट इसमें क्या है कि एक नेगोशिएटर का काम करता है। इजिप्ट के बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, तो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ तो ये जितने भी हैं सीरिया, जॉर्डन, गाज़ा वाले, ये फ़िलिस्तीनी, अरब्स, सबके साथ इजिप्ट के रिलेशंस अच्छे हैं। प्लस इजिप्ट के इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। तो इजिप्ट हमेशा इनके बीच में मीडिएटर का काम करता है।
इजिप्ट वालों ने इनको ये बताया कि भाई लेबनान वालों का कहना है कि वो आपके ऊपर अटैक कर देंगे अगर आप ज़मीन से गाज़ा के अंदर आर्मी अपनी भेजते हैं। और इज़राइल ने, भाई ऑटोमेटिक सी बात है कि जब तक आर्मी गाज़ा के अंदर नहीं घुसेगी वो ना इन लोगों को पकड़ पाएंगे, ना अपने लोगों को छुड़वा पाएंगे और ना इस मामले को अंत कर पाएंगे, क्योंकि इस समय करीब 150-200 लोगों को तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग किडनैप करके साथ में ले गए हैं। तो लेबनान की तरफ से हमले की एक संभावना बनी हुई है और कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है कल को अगर वो अपनी आर्मीज भेजना शुरू कर दें तो क्या होगा। जैसे अभी एक तालिबान से खबर आई है कि तालिबान ने बोला है ईरान को कि ईरान, इराक और जॉर्डन, ये 3 कंट्रीज हैं अफगानिस्तान और इजराइल के बीच में, तो उन्होंने ये बोला है कि हमको आप लोग रास्ता दीजिए तो हमारे फाइटर्स जाएंगे वहाँ पे लड़ने के लिए। तो ये वाली स्थिति बनने की, फिर एक आईसिस जो कहीं सोई पड़ी है कहीं वो एक्टिव हो जाती है और वो अपने फाइटर्स लेकर के पहुँचने लगती है वहाँ पे, क्योंकि सीरिया में काफ़ी जगहों पे हैं, इराक में वो कई जगहों पे छुपे हुए हैं। फिर इराक में एक आईसिस ख़त्म हुई तो वहाँ पे एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना हमास को सपोर्ट डिक्लेयर किया है, तो ये फाइटर्स कहीं वहाँ पहुँचने लगे। लेबनान में हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला ने भी बोला है कि हम हमले करेंगे और उन्होंने शायद कुछ जगहों पे रॉकेट्स फायर करने शुरू कर भी दिए हैं। इजराइल ने भी उनके ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए हैं हिजबुल्ला के ऊपर। तो अगर कई तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक होने शुरू होते हैं तो क्या इजराइल पलट के हिट करेगा? क्योंकि करेगा तो उसको अफगानिस्तान से लेकर के बगदाद में, इराक में और फिर जॉर्डन में, लेबनान में कई जगहों पे हिट करना पड़ेगा। और अगर ये स्थिति होती है तो एक वॉर वाली सिचुएशन बनेगी जहाँ पे कि अरब कंट्रीज जो हैं दे विल बी फोर्स्ड टू गेट इनटू अ वॉर। प्रॉब्लम ये है कि अरब कंट्रीज भी जो हैं मोस्टली डिक्टेटरशिप्स हैं और ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमास कोई बहुत ताकतवर हो या बहुत इन्फ्लुएंशियल बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कल इनको डर है कि हमास से सीख के कोई ऐसा ही ग्रुप इनकी कंट्री में खड़ा होकर के बोलेगा कि ये किंग को भगाओ और हम लोग नई सरकार बनाएंगे या ये है वो है। तो चाहे सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि हमास कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बने। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो पब्लिक है, जो जनता है, वो रेडिकल सोच वाली है और इसलिए उनको हमास बहुत पसंद है। तो वो एक समस्या वाली स्थिति बन जाती है कि करें क्या। अब पब्लिक के खिलाफ जा करके अगर ये लोग बोलते हैं कि नहीं हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फालतू के लोग हैं, इनसे हमें दूर रहना है, तो हो सकता है कि इन्हीं के यहाँ कल दंगे फसाद शुरू हो जाए, इनकी पब्लिक इन्हीं के खिलाफ होने लगे। तो चाहे अनचाहे जैसे भी बोला जाए, इस समय अरब कंट्रीज भी पैलेस्टाइन को और हमास को सपोर्ट करने के लिए मजबूर हैं। ये शांत होता मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर इसको इतने प्लानिंग और सोच समझ के साथ चालू किया गया है और जैसा मैं हिंट कर रहा हूँ कि इसमें कई सारी बड़ी कंट्रीज और सबके इंटरेस्ट्स हैं, तो आप समझिए कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा, ये लड़ाई कंटिन्यू होगी। और अभी तो इसलिए भी होगी क्योंकि इजराइल को अभी रिस्पॉन्ड करना बाकी है, जवाब देना बाकी है। तो अभी तो अगले 2-3 दिन इसी में निकलेंगे कि इजराइल क्या जवाब दे रहा है और क्या एक्शन ले रहा है। अपने लोगों को जो किडनैप हो गए उनको बचा के लाने की क्या कोशिश कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें। इसके साथ में फिर ये होगा कि कहीं दूसरा वेव, तीसरी वेव में अटैक इसी टाइप के, अभी क्योंकि कहा जा रहा है कि 500-600 लोगों ने इजराइल के अंदर ये अटैक किया था, कल को कहीं 1000-2000 लोगों का दूसरा अटैक ना आए। फिर अभी सदर्न पार्ट में गाज़ा से अटैक हुआ है, कल को कहीं हिजबुल्ला नॉर्दर्न इजराइल पे अटैक ना करे। बहुत सारे परम्यूटेशंस हैं और ये इसलिए मेरे को अभी डाई डाउन होता हुआ दिख नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी आगे जाएगा। इसमें एक रोल पाकिस्तान का देखना बाकी है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है
उन्होंने अपने जो स्पेशल फोर्सेस हैं, कमांडोज हैं, वो अज़रबैजान तक भेजे थे लड़ाई करने के लिए अभी हाल में। तो कहीं पाकिस्तान की आर्मी इनके पीछे तो नहीं शामिल है, क्योंकि ये पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। और अगर $6 बिलियन ईरान के पास आया है, और वैसे भी ईरान इनके ऊपर दबाव डाल सकता है, दबाव इसलिए डाल सकता है क्योंकि ईरान की पाकिस्तान के साथ एक गैस पाइपलाइन की डील थी। उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका ने क्योंकि ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, तो पाकिस्तान ने उस गैस पाइपलाइन को बनाया नहीं। अब उस एग्रीमेंट के हिसाब से अगर ईरान अपने हिस्से की पाइपलाइन अपने ईरान में बना चुका है, पाकिस्तान को अपने बॉर्डर के अंदर बनानी थी, वो पाकिस्तान ने बनाई नहीं है क्योंकि अमेरिका का प्रेशर था। उस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान नहीं बना पाता है, तो पाकिस्तान को एक पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसका कैलकुलेशन कुछ $18 बिलियन का है, और ईरान इनको बोल रहा है कि वो $18 बिलियन तुम दो, और इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे तो ये इनको देना पड़ जाएगा, क्योंकि वो क्लियर कट एग्रीमेंट का इन्होंने उल्लंघन किया है। कट ऑफ डेट तक ये कुछ बना नहीं पाए हैं। तो ईरान का ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर वो $18 बिलियन को लेकर के एक प्रेशर है। तो आज ईरान भी इनको फोर्स कर सकता है कि भाई साहब अपनी आर्मी और अपने जो ये जिहादी लड़ाके वगैरह हैं, इनको ज़रा भेजो वहाँ लड़ना है। तो वो वाली एक सिचुएशन है। अफ़गानिस्तान से तालिबान जो हैं वो जाने को तैयार हो गए हैं कि भाई हम भी जाएंगे वहाँ पे लड़ेंगे। आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, कैसा होता है, ये देखने वाली स्थिति है। लेकिन ये हो रहा है कि रेडिकल थॉट प्रोसेस जो है ये बड़ा खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है, सारी तरफ फैल रहा है, और इसका कुछ हमको अच्छा नतीजा निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। और वर्ल्ड जो एक कोरोना के बाद संभलने की स्थिति में आ रहा था, कि जहाँ पे ये मिडिल ईस्ट के, जैसे मैंने बोला कि आईमेक हो रहा था, I2U2 बन गया था, तो मतलब एक समझौते हो रहे थे, और कुछ ग्रोथ डेवलपमेंट और नया अलायंसेस बन रहे थे, वो सब एक झटके में टूटता बिखरता हुआ सा दिख रहा है, या एटलीस्ट अगले 5 साल 10 साल के लिए तो बैक बर्नर में चला जाएगा, कोल्ड स्टोरेज में चला जाएगा। तो वो वाली एक स्थिति हो रही है। आगे क्या होता है देखते हैं। ये सबसे प्लस पॉइंट है कि पहले ही दिन भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट आ गया, और भारत ने खुल के पहली बार अपना पक्ष जो है वो रखा है, और इजराइल को खुल के फेवर किया है कि ये टेररिस्ट अटैक है और हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया का स्टैंड क्लियर आ गया है, दैट इज अ गुड पोजीशन। तो एज इंडियंस तो हमको पता है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। एज इंडियंस वी स्टैंड विथ इजराइल। आगे देखिए क्या होता है। इस पूरे एपिसोड के एक्सपैंड होने के, बड़ा होने के, और एक बड़े वॉर में तब्दील होने के काफ़ी चांसेस हैं, काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि इस समय जो कुछ भी वर्ल्ड में इकोनॉमिक दिशा चल रही है, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ एक दुनिया मूव कर रही है, उसके खिलाफ जितनी भी कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि ये यहाँ पे जो लड़ाई है ये एक्सपैंड हो, बढ़े, और आसपास के चारों तरफ फैले, ताकि ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो एक फॉर्मूला बन के आया है ये ख़त्म हो जाए किसी तरीके से, या टल जाए 5 से 10 साल और आगे। तो वो जो मीना रीजन है, जो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका पूरा रीजन है, ये भरा हुआ है रेडिकल मुस्लिम्स से। चाहे आप लीबिया ले लीजिए, सोमालिया ले लीजिए, आप कुछ भी, नाइजीरिया वगैरह बोको हराम है वहाँ पे, फिर उसके बाद आप अरब कंट्रीज़ में आ जाइए, यमन है, वहाँ पे वो हूती बैठे हुए हैं। ये भरे पड़े हैं रेडिकल्स, और सब पूरी तरह से आर्म्ड हैं, वेपनाइज्ड हैं, सब कुछ है इनके पास लड़ने का। इनके मतलब इनके पास ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ लड़ाई इनका मकसद है। ये पिछले 10-20 साल से यही करते आ रहे हैं, निर्दोष निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। ये एरिया कहीं फ्लेयर अप हो गया, और ये सारे लोग जो हैं, जो भी जिनके पास
बेसिकली बोला जाए तो जैसे अब इन हर एक कंट्री में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई बैठी हुई है आसपास में, लेकिन इनके पास एक्चुअली करने को कुछ नहीं है। आज इनको एक प्रोजेक्ट मिल गया कि चलो जी हमको इजराइल से लड़ना है, तो वो अगर ये लोगों को डायरेक्ट करने लगे और इनको फंडिंग और फाइनेंसिंग आने लगी और ये इधर आने लगे, तो सिचुएशन काफ़ी एक सीरियस हो जाएगी, पूरी दुनिया के लिए हो जाएगी और ये स्पिल ओवर होगा। ये फिर इजराइल ही नहीं रुकेगी, ये कहानी फिर आगे बढ़ के यूरोप की तरफ भी जाएगी, क्योंकि इसमें सदात करके ग्रुप है जो कि टर्की में ये एर्डोगन का पर्सनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ऑलरेडी एक टेररिस्ट और किलर ऑर्गेनाइजेशन है। सदात का इसमें नाम आ रहा है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जिसमें ये लोग मतलब पैलेस्टीनियंस, सो कॉल्ड पैलेस्टीनियंस जो घुसे हैं और इजरायलियों को मार वार रहे हैं, वो घरों वरों को लूट रहे हैं, तो वहाँ से बियर और वाइन लेकर के जा रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब कुछ है। तो नॉर्मली इस्लाम में अल्कोहल अलाउड नहीं है, तो उसका भी एक एनालिसिस चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई बाहर से आए हुए मर्सनरीज हैं जिनको कि भेजा गया है। तो अभी क्या है कैसा है ये अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है बहुत वेल प्लान्ड और बहुत सोचे समझे तरीके से किया गया है। तो हालांकि वी आर विथ इजराइल एंड ऐसी सिचुएशन किसी भी कंट्री के साथ बनेगी तो इसको डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत हॉरिफिक हालत है। क्या है कैसा है आगे ही देखने में पता चलेगा। तो मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि आप लोग थोड़ा सा घटना के पीछे क्या हो सकता है, कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और उस घटना का बेनिफिशियरी कौन है, किसको क्या फ़ायदा हो रहा है, वो एनालिसिस भी आप लोग समझने लगेंगे तो जियोपॉलिटिक्स थोड़ा सा आसान हो जाएगी समझना, और कल क्या होगा ये प्रेडिक्शन आप लोग खुद समझने लगेंगे, करने लगेंगे। तो उस पर डिस्कशन है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा इसमें सब्सक्रिप्शन बढ़वाइए अपने फ्रेंड्स को बोल करके, ताकि थोड़ा सा ये ग्रो हो सके, ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम लोग मिल कर के आगे चल के लाइव भी कर सकें और लाइव डिस्कशंस भी कर सकें, ताकि आपके इनपुट्स हम ले सकें और उस पर बात कर सकें और एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप कर सकें, जो कि एक अवेयर सिटीजन्स होते हैं, नेशनलिस्ट हैं, हम लोग हिंदूज हैं, हमारी एक अच्छी कम्युनिटी बने जो इसके पास करंट नॉलेज हो, अच्छी नॉलेज हो, अपडेटेड हो, है ना। तो क्योंकि हमको अब मीडिया के ऊपर डिपेंड रहना नहीं है। मीडिया हमेशा आप देखेंगे कि वो एक पर्टिकुलर नैरेटिव को लेकर के चलता है और वो आपको वही बताएगा जो उसको बताना है, वो आपको पूरी पिक्चर नहीं बताएगा, रियल स्टोरीज नहीं बताएगा। तो इसलिए, और जब तक आपको रियल स्टोरी पता नहीं होगी आप सही डिसीजंस अपनी लाइफ के भी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये एनालिसिस जो है ये हम और आप मिलके करें। इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को थोड़ा सा आप लोग ग्रो करें, क्योंकि मेरा फेसबुक पे और यहाँ पे चैनल जो है वो टारगेट पे रहता है, शैडो बैनिंग रहती है, कंटिन्यूस रिपोर्टिंग होती है, तो नॉर्मली ये ग्रो नहीं कर पाएगा। इसको आप लोग जब तक पुश नहीं करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि प्लीज़ पुश इट। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।